दोस्तों, कल के प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू को आगे बढ़ाया। सईद हसन जवाद साहब और रज़ा जमील साहब हमारी कल की गुफ्तगू में मौजूद थे और बहुत सी बातें हमने पाकिस्तान की मीशत के बारे में नहीं सुनी, नहीं जानी, तो शायद आम आदमी को कभी जानने का मौका नहीं मिलता है। साथ साथ तजावीज़ भी सामने आई और जो गुफ्तगू आपने अगर हमारे पिछले प्रोग्रामों पर गौर किया हो तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वाले जो हैं वो ये इस प्रोग्राम में शामिल हों जो पाकिस्तान को जिसकी ज़रूरत है, एक नए रिफॉर्म्स की, नई इस्लाहात की, जिसकी अब पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, हर जगह। आइए प्रोग्राम में जो कुछ गुफ्तगू हमने कल की थी उसको आगे बढ़ाते हैं। अज़ीज़ साहब, आज गुफ्तगू आपसे शुरू करते हैं। आप ये फरमाइए कि कल हसन जवाद साहब ने बहुत से नई तजावीज़ पेश की, इक़दाम के बारे में बात हुई और जो हमारी सूरत हाल है आम आदमी की भी और कारोबारी तबके की, इंडस्ट्री की, अब आप क्या समझते हैं अब हम कहाँ खड़े? देखिए, अगर हम दूररस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, मौजूदा हालात की बात जी, मौजूदा हालात में तो हमारी बेशतर बातें हो गई कि क्या तजावीज़ होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर हम खड़े हैं यानी एक सिर्फ बात है कि हम इस बहरान से निकल जाएं। इधर बात ख़त्म नहीं होती क्योंकि हम पहले से बहरान में थे, बल्कि 30-40 साल से हम बहरान में हैं और वो हम एडहॉक बेसिस पे अपनी पॉलिसीज़, हुकूमतें बदलती रही हैं और सब चीज़ें मिलकर अब कोविड के दम से इधर इसने हमें पहुंचा दिया है कि बिल्कुल हमें तबाही नज़र आ रही है एक तरफ, लेकिन हमें एक मौका भी नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये महीनों जो लॉकडाउन हुआ और हमें सबको गौर करने का मौका मिला, जो शायद पूरी दुनिया को कभी एक वक्त में नहीं मिला है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि एक मौका है कि जिस तरीके से दुनिया चल रही थी, माशी मतलब बैनुल-अक़वामी माशी निज़ाम भी बहरान में था, लेकिन अब वो बिल्कुल ही बैठ गया है। 15% डिक्लाइन की बात कर रहे हैं इंटरनेशनल जीडीपी में और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो मेरा कहना है कि बड़े मुल्कों के तो बड़े मसाइल हैं और हम उनको देखते हैं, उन्हें स्टडी भी करना चाहिए, लेकिन जहां उनकी मुश्किलात हैं और हमारी अपनी जगह मुश्किलात हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें अगर हम जल्द अज जल्द कर लेते हैं, उसके लिए हम प्लान करते हैं, तो हम इस बहरान से निकल सकते हैं। और अगर हम समझते हैं कि हमें किस किस्म का माशरा चाहिए, तो हमें बुनियादी तौर पे एक तालीम याफ्ता माशरा चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हर बच्चे को मादरी ज़ुबान प्राइमरी में, मादरी ज़ुबान में प्राइमरी करे। तालीमी निज़ाम ऐसा होना चाहिए जहाँ उसमें जय्यद असातिज़ा को बुलाना चाहिए कि भाई निसाब को ठीक करो, ताकि हमारे बच्चे खुद अपने तौर पे उनका जहन खुले और ख़ुद अपने तौर पे सोच सकें, मजाइस से कि रट्टे पे जो हम चले जा रहे हैं जिसमें हम कुछ नहीं सीख रहे हैं। यानी ना हमारे डॉक्टर कहते हैं ना कि तालीम ख़राब हो गई तो वो इंजीनियर से बचो, डॉक्टर से बचो, अब कहते हैं एयरलाइन के पायलट से भी बचो। तो कहाँ तक आदमी बचे? अपना तालीमी निज़ाम दुरुस्त करें। हम सबसे बड़ी रुकावट, क्योंकि मैं इस उम्र में जाके एक मास्टर ट्रेनर भी बन गया हूँ और मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी और जगहों में मैंने खुद असातिज़ा की ट्रेनिंग की है, तो उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट जो मैं समझ पाया हूँ वो अंग्रेज़ी में वो सब कुछ करते हैं, हालांकि वो आधी उर्दू बोलते हैं, आधी अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो भाई हम जो आपने बीए में सीखा है, बीए तक सीखा है, ऐसी अनोखी बात नहीं है जो आप उर्दू में नहीं कर सकते। तो मैं अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अंग्रेज़ी तो कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूल से लेकर मैट्रिक तक, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू होना चाहिए। या कोई सूबा चाहता है कि अपनी ज़ुबान में करे, उसको भी हक़ है, फिर उसके लिए उर्दू भी कंपलसरी हो जाएगी। लेकिन और जब आप मैट्रिक कर लें तो आप एक और फॉरेन लैंग्वेज सीखें, ताकि हमारे बच्चों को 2 फॉरेन लैंग्वेजेस आनी चाहिए। और हम लोग बहुत तेज़ी से ज़ुबानें सीख लेते हैं, ये हमें सलाहियत है पाकिस्तानियों में। तो एक तो ये है कि हम प्रोग्राम ऐसा बनाएं कि अगले 5 साल में जो 3 से 4 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन सबको स्कूल में डालें, निसाब बदलें, अपनी ज़ुबानों में उनको तालीम दें, अंग्रेज़ी भी सिखलाएं एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट।
तो वक्त के साथ हम देखेंगे अगले 10 साल में हमारा माशरा, हमारे नौजवान खासा बदल जाएंगे। और मैट्रिक के बाद तफरीक की जाए कि किस में क्या सलाहियत है, कौन वोकेशनल ट्रेनिंग में जाए, कोई कौन प्रोफेशनल कॉलेज में जाए, कोई कौन जनरल डिग्री के लिए जाए, ये सारी चीज़ें प्लान करनी चाहिए। और इस 10 साल के अंदर हमारा मुल्क बहुत बड़े पैमाने पे तब्दील हो जाएगा, क्योंकि इस मौके को हमने गंवाया। तो अगर आपने अपनी 20 साल के अंदर आपको एक तरक्की याफ्ता, खुशहाल और अमीर मुल्क बनना है, तो सवाल यह है कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तालीम पहली बात। अच्छा, सेहत पे आ जाए, हमें साफ पीने का पानी मैसर नहीं है। कहते हैं अगर आपको साफ पीने का, जी हाँ, और अगर साफ पीने का पानी मिल जाए तो 70% बीमारियों से आप पाक हो जाएंगे। तो हमारा प्रेशर जो है हेल्थ सिस्टम पे कितना कम हो जाएगा सिर्फ साफ पीने का पानी। एक जमाने में इसी कराची में हम 30 साल पहले नल का पानी पिया करते थे, 35 साल पहले नल का पानी पिया करते थे, अब सब बोतल का पानी पी रहे हैं। तो ये चीजें की जा सकती हैं। हेल्थ यानी बुनियादी चीजें, पानी का एक वाटर मैनेजमेंट का मामला आ रहा है, हमें जागीरदारी का खात्मा करना है। मैं कहता हूं चलो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो 77 में जो लैंड रिफॉर्म्स दिए थे, हम सब तरक्की पसंद लेफ्ट और जो लोग चाहते हैं कि जागीरदारी का खात्मा हो और सनतकारी को फरोग मिले, वो सब चाहेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स हो। अब उसकी डिटेल में हम जा सकते हैं। और अहम बात यह है कि हम इनकम टैक्स में हमें ये उसूल अपनाना चाहिए कि जो जिसकी आमदन हो उस पर वो टैक्स दे। 1 लाख रुपए महीने तक तो आप इस्तिस्ना दे दें, लेकिन चाहे कॉमर्स से, चाहे इंडस्ट्री से, चाहे बिजनेस से, चाहे एग्रीकल्चर से, जो भी आपकी आमदन है उस पर टैक्स होना चाहिए। आप डिजिटलाइज कर सकते हैं। ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कहते हैं 2 साल या 3 साल के अंदर डिजिटलाइज कर दें तो हम पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी रेशो, इनकम टैक्स की जीडीपी रेशो जो 11% थी अब कम हो गई और हिंदुस्तान के बराबर यानी 22% तक ले जा सकते हैं 2 से 3 साल में। तो फिर आपको क्या ज़रूरत है IMF और वर्ल्ड बैंक और इन लोगों के पीछे भागें। बाकी जैसे मतलब हसन जवाद साहब, मईशत पे उनकी ज़्यादा गहरी नज़र है, उनका तजर्बा है। मैं कहता हूँ ये मईशत भी अगर हम हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर वो ये इक़दामात करेंगे जो महंगे नहीं हैं, और आपको अगर डबल करना है एजुकेशन तो आप ये सिंपल चीज़ कर दें कि हर स्कूल और कॉलेज में 2 शिफ्ट चलाई जाएंगे, यानी 6 महीने के अंदर आपके असातिज़ा तैयार हो जाएंगे और आपको फौरी तौर पे आप डबल शिफ्ट पे आ जाएंगे। यानी स्कूल से लेके कॉलेज तक आपके ज़्यादा दुगने लोग निकल रहे हैं तालीम पा करके। ट्रेनिंग का मसला है, तो सबसे अहम चीज़ जब हम देखते हैं आज के माहौल में ना स्टूडेंट यूनियन न रहे ना ट्रेड यूनियन रहे, यानी जिसकी बुनियाद पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो और महराज मोहम्मद ख़ान जैसे लोगों ने जो पहला इलेक्शन जीता है 70 में और अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट लॉन्च हुई है, तो एजुकेशन वो लेबर एंड स्टूडेंट्स के ज़रिए आज मैं समझता हूँ असातिज़ा की सबसे बड़ी अहमियत है। उनकी ट्रेनिंग पे प्रोग्राम्स हैं जिन्हें 3 से 4 महीने में तैयार किया जा सकता है और एक एक उस्ताद जो है वो 50 से 100 तालिब इल्मों पे हावी होता है। यानी हमें शॉर्टकट्स लेने हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें दूसरे मुल्कों से सीखनी है और इसके साथ साथ बड़ी दौड़ में पढ़ा तो लेंगे, हाँ, उसके बाद उनको नौकरियों का सवाल नहीं, नौकरियां तो चाहिए ही। देखिए तालीमी निज़ाम के अंदर आपको 10 लाख टीचर चाहिए। अगर आपको सब लोगों को तालीम देनी है तो 10 लाख तो आपको टीचर चाहिए। आपको जहां जैसे मईशत पिकअप करेगी, आपको हर शोबा है जिंदगी से, हर प्रोफेशन से। असल में आना चाह रही थी कि हमारी पूरी तवज्जो नौकरियों पे रहती है, हम बिजनेस की तरफ नहीं लाते। बहुत अच्छी बात की है आपने कि हमें चाहिए कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को और यंगस्टर्स को बजाय इसके कि हर कोई सरकार की नौकरी की तरफ भागे और ऊपर की कमाई की लालच में उधर जाए, अपनी तालीम सही हासिल करो। आज बहरान क्या है, पंजाब का IT मिनिस्टर को मैंने टीवी पर सुना 5000 नौकरियां ऑफर हुई हैं चाइना से,
खाली 300 हम दे पाए हैं। यानी हमारा सिस्टम क्रैश कर गया है कि अगर हम आईटी के लड़कों को बुनियादी जरा सी ट्रेनिंग दे दें, और मेरा उनसे कुछ वास्ता भी बना है, तो हम 5,000 लोग, वो कह रहे हैं हम 50,000 तक ले जाएंगे, आप कुछ तो दें, हम 300 दे पा रहे हैं। तो ये सबसे मेरी नज़र में एजुकेशन सबसे बुनियादी चीज़ है। इसको हम ठीक करेंगे तो जैसे जैसे और पूरी मईशत पे, पूरी इकोनॉमी पे, पूरे माहौल पे उसका असर पड़ेगा। जी जी, आप जमील साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, मैं चाहूँगी आप 20 मिनट के साथ माशियात पे बहुत बेहतर बात कर सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि जाहिर है कि जो बुनियादी मसला हमेशा रहा है वो तालीम। बेसिकली अगर आप हमारी 70 साल की तो जो तारीख है उसमें जो बहुत ही लो नंबर्स हैं वो तालीम के। हम 1.5% खर्च करते हैं तालीम पे। सही। बरतानिया और अमेरिका और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 8 to 10% वो खर्च करते हैं तालीम पे। तो यही वजह है कि हमारी, मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे बदतरीन जो परफॉर्मेंस है, अगर आप लिटरेसी लेवल देखें, आपका है 57%, श्रीलंका का है 90 से ज्यादा, बांग्लादेश शायद 65 पे है, हिंदुस्तान जरा आगे है। मगर आप चीन को देखें, वियतनाम को देखें, थाईलैंड को देखें, उनके पास वो सलाहियत है कि उनने तालीम के जरिए एक इनकलाब लाया। आप साउथ कोरिया का मिसाल देख लें। आपको पता है कि हमारे यहाँ अयूब खान साहब थे, उनके पास एक मिलिट्री से डिक्टेटर थे, पाक चुंग ही उनका नाम था। तकरीबन 7 साल वो आए थे, उनने इक़्तिदार संभाला था। अयूब खान साहब के जमाने में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई तालीम के जरिए। मैं आपको ऐसे हैरतनाक फिगर्स कोट कर सकता हूं कि जो आपका 1951 का सेंसस था उसमें लिटरेसी रेट थी 16%। ठीक है, होगी, अंग्रेज का जमाना था तो जाहिर है कि उसने तो कोई खास तवज्जो नहीं दी। बट जो 1961 का जो सेंसस था उसमें भी 16% था। 10 साल बाद आपने 1%, बल्कि थोड़ा डिक्लाइन हुआ था बांग्लादेश, जो मशरकी पाकिस्तान। ये आपकी सोच ऐसी रही है। इस सोच से ये मुल्क नहीं चल सकता। आपको तालीम पे और बहुत ज्यादा एम्फेसिस देनी होगी, जो मैन पावर है। अब कोरिया में जो 1965 में हमसे हर शोबे में हमसे पीछे था, ये साउथ कोरिया की बात कर रहा हूं, वो जो डिक्टेटर था वो जैसा भी था, उसने ये काम किया कि उसने यूनिवर्सिटियां खोली, प्राइमरी स्कूल खोले और मजबूर किया कि साउथ कोरिया के बच्चे वो पढ़ें। आज आप नतीजा देख सकते हैं, एक साउथ कोरिया है, एक पाकिस्तान है। तो जो अजहर जमील साहब ने बात की है वो मैं पूरी तौर पे इससे इत्तेफाक करता हूं
कि तालीम के बगैर तो जाहिर है कि कुछ नहीं हो सकता और हमें एक कंप्लीट ओवरहॉल की ज़रूरत है एजुकेशन सेक्टर में, कंप्लीट ओवरऑल। आपको बुनियाद से शुरू करना है ताकि ये मसला वंस एंड फॉर ऑल ये एक कुछ हल हमें मिले। दो तीन चीजें आखिरी में मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, वही जो मईशत की बात की थी। हमारी जो बैकबोन असली जो है, रीढ़ की जो हड्डी है, वो है एग्रीकल्चर। शुक्र है कि पिछले साल भी इतनी मुसीबतों के बावजूद वो कोई 2-2.5% उसमें इजाफा हुआ। मगर आपको पता है कि जो जैसा भी सिस्टम है, जो हमारा कैनाल और इरिगेशन सिस्टम है, वो दुनिया में माना जाता है कि इट इज द मोस्ट एडवांस्ड। हमारा प्रॉब्लम है पैदावार, यील्ड। हर चीज की यील्ड जो है, जो 30 मील दूर अगर आप हिंदुस्तान का पंजाब देखें और अपना पंजाब देखें, अपनी व्हीट की यील्ड और उनकी जो 30 मील दूर हैं, उनकी यील्ड में जमीन आसमान का फर्क है। आप मुझे बताएं, इस साल आपका टारगेट कपास का 13 मिलियन बेल था, आपने अचीव किया 9 मिलियन। 2012 में जब जरदारी साहब की हुकूमत थी, चले माने बुरी हुकूमत थी, जैसे भी जो लोग कहते हैं, उन्होंने 13 मिलियन बेल प्रोड्यूस किया। अब 8 साल बाद आप 9 मिलियन पे। इसकी वजह क्या है या कहां कोताही हो रही है? आपका फूड डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? क्या उसको पता नहीं है? एक तो ये चीज मैंने आपसे कहनी थी। एक सेक्टर जो अभी बैठ गया है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। आपने 2018 को 3 लाख गाड़ियां बनाई और बेची। आज 2020 है, आप मुश्किल से 50-60 हजार गाड़ी बेच सकते हैं। अब आप बताएं, ठीक है कि डॉलर कहां से कहां पहुंचा, मगर उसके ऊपर जो सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं, आपने और टैक्स डाल दिया। आपको पता है कि जो गाड़ी बिकती है, एक गाड़ी, उसमें 40% उसकी जो कीमत है वो टैक्सेस हुकूमत लेती है। ये कभी दुनिया में आपने, और फिर आप कहते हैं मेक इन पाकिस्तान, ये कैसे हो सकता है? या तो आप मजाक एक बनाया हुआ है इस स्लोगन का, या इसके कोई मायने नहीं है। मगर जो एक सेक्टर चल रहा था उसमें आपने ड्यूटियां डाल डाल के 4 से 6 लाख आदमी एम्प्लॉयड है, स्पेयर पार्ट, जो एक्सपोर्ट का भी एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। आज यह हालत है कि बेचारे वो भी बेरोजगार ना हो जाएं, और ये जो ऐड होगा तो ये तो तबाही है। तो इस बजट में भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में कोई बात नहीं।
आपके 3 लाख गाड़ी बिकी है, बनी है और बिकी है। अब आप कोई 60-70 हजार 50 हजार इस तरह के 3 महीने तो वो बंद ही था कि जीरो प्रोडक्शन, ठीक है। अब कीमतें इतनी ज्यादा आपने कर दी हैं कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो जितने भी ये प्लांट हैं और जो 6 लाख मुलाजिम जो ऑटो स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रियां कराची में हैं, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे अगर आपने कुछ किया नहीं। आप कम से कम ड्यूटियां तो वो हटा दें। क्या सेंस है, क्या हुकूमत को कोई एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है? अगर आप 3 लाख गाड़ी बेच रहे थे एक्स ड्यूटी पे और आपने X+1 कर दिया और आज आप 50,000 गाड़ी बेच रहे हैं, नुकसान किसको हुआ? हुकूमत को हुआ, रेवेन्यू कम कलेक्ट हुआ। ये समझने की बातें हैं कि बिफोर आप ये टैक्सेस जो छापते रहते हैं, डालते रहते हैं, पहले अगर आप 5 मिनट सोचिए कि इसका असर क्या होगा मईशत पे और लॉन्ग टर्म सेल पे, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। दिस इज बीइंग पेनी वाइज पाउंड फूलिश कि आप 3 लाख गाड़ी बेच रहे थे, आज आप 60,000 पे हैं, तो रेवेन्यू तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ना जो मिल रहा था, और नौकरियां भी थी, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी भी थी, सब कुछ थी, और बजट में एक जिक्र नहीं है उसका, और ना कोई उनने एकदम। तो ये देखें, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपको सिर्फ एंड में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान में माशी तरक्की होनी है, you have to increase the ratio जो मैन्युफैक्चरिंग का है, जो 18% है, जो बहुत कम है, कम से कम 30-35% होना चाहिए। क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो आप नौकरियां देंगे। तो ये है रास्ते तरक्की के, और जितनी रुकावटें हैं उसको आप इधर उधर करें और आगे की मंजिल देखें। सही। इतनी बुरी हालत हमारी नहीं होगी अगर हम ये रास्तों पे चलें। शुक्रिया। तभी आज की गुफ्तगू से हमने 2 नतीजे हासिल किए। एक तो ये कि पाकिस्तान को तालीम पर इन्वेस्ट करना होगा, और तालीम हमारे मुस्तकबिल की में सरमायाकारी करेगी। उस सूरत में ही हम अपने कौम को आगे ले जा सकेंगे। दूसरे जो हमारी मौजूदा माशी सूरत हाल है, उसके लिए संजय साहब ने बहुत अच्छी तजावीज़ पेश की हैं, और हुकूमत वक्त को इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। उन तमाम माहिरीन को जमा करना चाहिए। संजय साहब हैं, जमील साहब हैं, और शायद हमारे मुल्क में बहुत अच्छे दिमाग हैं, उनको बुलाएं, उनसे बात करें, और एक ऐसा प्रोग्राम पाकिस्तान को दें जिससे न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के माशी सूरत हाल इस अबतरी से निकल सकें, बल्कि हम अपने मुल्क को आने वाले सालों में बेहतर माशी मुल्क देख सकें। इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।